साल 2000, शहर उज्जैन। वारदात भले ही 20 साल पुरानी है, लेकिन जब जब हिंदुस्तान में सीरियल किलर का जिक्र होगा तो उज्जैन के जैन परिवार का नाम जरूर आएगा। वो जैन परिवार जिसके 4 सदस्य एक एक कर खुद कत्ल होने के लिए कातिल के पास पहुंचे। उज्जैन की जहाज गली का ये वही मकान है जहां पर जैन परिवार रहता था। घर के मुखिया सुरेश जैन एक फैक्ट्री में नौकरी किया करते थे, जबकि 2 बेटे अमित और सुमित भी नौकरी करते थे। पत्नी अंगूर बाला घर गृहस्थी संभाला करती थी। भरा पूरा परिवार था, लेकिन अचानक साल 2000 में इस परिवार पर ऐसी काली नजर पड़ी कि एक के बाद एक जैन परिवार के लोगों की लाशें उनके घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर मिली। 16 मई 2000 को सुरेश जैन अपने घर से लाखों रुपए की रकम लेकर निकले। परिवार को बताया कि वो पासी के जिले धार में किसी काम से जा रहे हैं। इसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। उनके गायब होने की रिपोर्ट भी परिवार ने पुलिस में लिखाई, लेकिन इससे पहले पुलिस कुछ कार्रवाई करती, 2 दिनों बाद घर का बड़ा बेटा अमित इंदौर जाने के लिए निकला और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। परिवार के 2 लोग गायब हो चुके थे। 21 मई 2000 को सुरेश जैन की पत्नी अंगूर बाला और बेटा सुमित भी अचानक घर से गायब हो गए। लेकिन जितने रहस्यमयी तरीके से ये लोग गायब हुए थे, उतने ही रहस्यमयी तरीके से मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर में इस परिवार के लोगों की लाशें मिली। 20 मई 2000 को घर के बेटे अमित की लाश इंदौर के होटल से मिली, जबकि 21 तारीख को झाबुआ के मेघनगर के होटल से सुरेश जैन की पत्नी अंगूर बाला और बेटे सुमित की लाश मिली। खास बात यह थी कि इंदौर और झाबुआ के जिन होटलों से लाशें मिली थी, वहां पर कमरा सुरेश जैन के बेटों और पत्नी ने नहीं लिया था, बल्कि कमरा किसी तीसरे शख्स ने लिया था। सवाल यह था कि वो तीसरा शख्स कौन था और क्या पूरे परिवार की गुमशुदगी और कत्ल के पीछे उसका ही हाथ था। पूरा शहर सन्न था। एक साथ एक ही परिवार के 4 लोगों की गुमशुदगी और उसके बाद लाशें मिलना किसी को समझ में नहीं आ रहा था। मामला पुलिस के पास पहुंचा, शिकायत दर्ज हुई, तफ्तीश शुरू हुई, लेकिन सवाल यही कि क्यों परिवार के सदस्य एक एक कर गायब होते गए और अलग अलग शहर में 4 में से 3 लोगों की लाशें भी मिल गई। बस घर के मुखिया सुरेश जैन की लाश अभी तक नहीं मिली थी। परिवार और दोस्तों से पूछताछ की तो पता चला कि घर के आर्थिक हालत ठीक नहीं थे। सुरेश जैन ने नौकरी के साथ ही एक टाइल्स फैक्ट्री भी खोली थी, लेकिन उसमें अच्छा खासा घाटा हुआ था, जिसकी भरपाई करने के लिए दोनों बेटों ने भी नौकरी करना शुरू कर दिया। ये भी पता चला कि जिस दिन सुरेश जैन गायब हुए हैं, उसके 1 दिन पहले उन्होंने अपने दोस्त से करीब 70,000 रुपए उधार लिए थे। सवाल यह था कि आखिर सुरेश जैन को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि उन्होंने अपने दोस्त से 70,000 रुपए की मोटी रकम उधार ली। सुरेश जैन के खाते चेक किए गए तो पता चला कि 16 मई को गायब होने से पहले उन्होंने अपने बैंक खाते से 1,84,000 रुपए निकाले थे। पुलिस अब धार की उस स्टील फैक्ट्री में पहुंची जहां जाने की बात कहकर सुरेश जैन निकले थे, लेकिन फैक्ट्री में बताया गया कि सुरेश जैन तो यहां कभी आए ही नहीं थे। परिवार के लोगों की गुमशुदगी पुलिस का सिर घुमा रही थी। उधर मामला बड़ा होता जा रहा था और तमाम तफ्तीश के बावजूद पुलिस इस हत्याकांड का कोई सिरा नहीं ढूंढ पा रही थी। लिहाजा पूरे केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब सीबीआई ने अपनी तफ्तीश इस केस के सबसे अहम सुराग से शुरू की। सीबीआई के पास एक शख्स का नाम था जो उसे इंदौर और झाबुआ के होटलों के रजिस्टर से मिला था, जहां पर सुरेश जैन की पत्नी अंगूर बाला, बेटे सुमित और अमित की लाशें मिली थी। ये नाम था अशोक शर्मा का। लेकिन ये अशोक शर्मा कौन था? परिवार के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अशोक शर्मा नाम के किसी शख्स को नहीं जानते हैं और नहीं कभी उन्होंने अपने भाई सुरेश जैन के मुंह से अशोक शर्मा नाम के किसी शख्स का नाम सुना है। सीबीआई मानकर चल रही थी कि जो भी कातिल है, उसने होटल में चेक इन करते वक्त अपना असली नाम नहीं दिया होगा। दोनों होटल के ऐसे लोगों से पूछताछ की गई जिन्होंने कातिल को देखा था और उनकी मदद से कातिल का स्केच बनवाया गया।
होटल स्टाफ की पूछताछ के बाद कातिल का स्केच तैयार किया गया। तैयार हुए स्केच को सुरेश जैन के परिवार वालों को भी दिखाया गया ताकि वो उसकी पहचान कर सकें। शक्ल देखते ही सुरेश जैन के परिवार की आंखों में मानो चमक आ गई। उन्होंने तुरंत स्केच में दिखने वाले शख्स की पहचान सुरेश जैन के बिजनेस पार्टनर रहे अशोक जैन के तौर पर की। सीबीआई की नजरों में तो केस सुलझ चुका था, शक्ल भी मिलती थी और नाम भी। लिहाजा सीबीआई ने बिना देर किए सुरेश जैन के बिजनेस पार्टनर अशोक जैन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब मामला कोर्ट के सामने पहुंचा तो सीबीआई की काफी फजीहत हुई और कोर्ट ने अशोक जैन को रिहा करने का हुक्म सुना दिया। परिवार का एक तांत्रिक से संपर्क को लेकर बिहार के एक बाबा तक सब चौखटों पर सीबीआई ने अपनी तफ्तीश का दरवाजा खटखटा लिया था, लेकिन नतीजे सिफर ही थे। साल दर साल गुजरता गया और जैन परिवार की गुमशुदगी और कत्ल का मामला फाइलों के नीचे दबता चला गया। वक्त एक बार फिर खुद को दोहराने वाला था। शहर वही था, कातिल वही, लेकिन इस बार शिकार अलग। इस बार कातिल ने उज्जैन के ही रहने वाले शाह परिवार को चुना था। शाह परिवार में पति किशोर कुमार शाह, पत्नी रेणुका, एक बेटा और 2 बेटियां थीं। पेशे से वकील किशोर 24 सितंबर 2004 को भोपाल जाने के लिए अपने घर से निकले थे, लेकिन 26 सितंबर को उनकी लाश भोपाल की एक लॉज से मिली। कत्ल ठीक वैसे ही किया गया था जैसे 4 साल पहले हुआ था। पुलिस शाह की लाश के बारे में उनके परिवार को बता पाती इससे पहले ही 25 सितंबर को बेहद रहस्यमयी तरीके से शाह की पत्नी रेणुका और उनकी 14 साल की बेटी भी अचानक घर से गायब हो गई। पहले जैन परिवार और अब शाह परिवार के लोग एक के बाद एक अचानक गायब हो रहे थे। उज्जैन पुलिस का माथा ठनक रहा था कि क्या 4 साल बाद एक बार फिर उसी सीरियल किलर ने दस्तक दी है जिसने 4 कत्ल पहले किए थे। इससे पहले पुलिस परिवार को आगाह कर पाती घर में बचे दोनों बच्चे भी अचानक गायब हो गए। हालांकि इससे पहले पुलिस इन दोनों बच्चों की तलाश कर पाती, गायब होने के अगले ही दिन शाह परिवार के दोनों बच्चे वापस भी आ गए। बुरी तरह से घायल इन बच्चों की जान बड़ी मुश्किल से बची थी, क्योंकि हत्यारे ने तो इन दोनों बच्चों को मारने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन इस बार बारी भगवान की थी और दोनों बच्चे बच गए। पुलिस तक जब यह खबर पहुंची तो पूछताछ करने के लिए पुलिस भी बच्चों के पास पहुंच गई और जब बच्चों के मुंह से उस शख्स का नाम बाहर आया तो सुनने वाले भी हैरान रह गए। यह नाम था उज्जैन की ही हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहने वाले नारायण सिंह ठाकुर का। ठाकुर अक्सर शाह परिवार के घर आता जाता रहता था और इसी वजह से बच्चे उसे जानते थे। नारायण को लग रहा था कि दोनों बच्चे मर चुके हैं। लिहाजा जब उसके घर पर छापेमारी की गई तो नारायण अपने ही घर पर पुलिस को मिल गया। कातिल पुलिस के हाथ आ चुका था और अब उसका मुंह खुलवाना पुलिस के लिए कोई बड़ा काम नहीं था। गिरफ्त में आए नारायण ने किशोर, उनकी पत्नी रेणुका और बेटे के कत्ल की बात तो कबूल की ही, उसने 4 साल पहले जैन परिवार के कत्ल की बात भी कबूल कर ली। दरअसल नारायण ने सस्ता सोना दिलाने के नाम पर जैन और शाह परिवार के लोगों को फंसाया। सबसे पहले उसने 16 मई 2000 को सुरेश जैन को सस्ता सोना दिलाने के नाम पर धार बुलाया और फिर धार में सुरेश की हत्या करने के बाद उनकी लाश को जंगल में ठिकाने लगा दिया। नारायण ने सुरेश के पास मौजूद लगभग 2 लाख रुपए भी लूट लिए। सुरेश का कत्ल करने के बाद उसने सुरेश के बेटे अमित को इंदौर में, जबकि सुरेश की पत्नी और बेटे को झाबुआ के एक होटल में मौत के घाट उतार डाला। नारायण ने पुलिस को बताया कि सुरेश जैन का कत्ल उसने इस वजह से किया था क्योंकि उसे अपने मकान के पैसे जमा करने थे, जिसका इंतजाम नहीं हो पा रहा था। लिहाजा उसने जैन परिवार को सस्ता सोना दिलाने के झांसे में लिया। जब जैन परिवार के कत्ल को 4 साल का वक्त बीत गया और सीबीआई जैसी तुर्रम खां एजेंसी जैन परिवार के कातिल का पता नहीं लगा पाई तो नारायण की हिम्मत बढ़ गई। अब नारायण ने शाह परिवार को भी सस्ते सोने के सपने दिखाए और फिर एक एक कर 3 लोगों का कत्ल कर दिया। लेकिन इस बार उसकी किस्मत उसको धोखा दे गई और किशोर शाह के दोनों बच्चों ने मौत को मात देकर नारायण का चेहरा जमाने के सामने बेनकाब कर दिया। साल 2006 में कोर्ट ने नारायण को उम्र कैद की सजा सुनाई।
और फिलहाल वो जेल में अपनी सजा काट रहा है।